वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक में आईकैप के स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ हिटाइट लिमिटेड एचएल। अ न्यू सीएफओ हैज ज्वाइंड एचएल एंड हैज recommended changes to accounting policies related to assets to improve HL's financial ratios in the next financial statement। अच्छा, वैसे एक बात यहाँ पर एथिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको डिस्कस करूँ कि जस्ट अपनी रेशोज को इम्प्रूव करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ तब ही चेंज होनी चाहिए जब हम रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं उस चेंज की वजह से। तो सीएफओ ने कुछ पॉलिसीज का चेंज जो है वो सजेस्ट किए हैं, जिसमें है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर ले जाएं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को भी कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले जाएं और कॉस्ट फार्मूला फॉर इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज से FIFO पर ले जाएं। अब इसमें कुछ चीज़ें हमने एज्यूम भी करनी है, जैसे ये कि फेयर वैल्यू कॉस्ट या प्राइसेस हम ये एज्यूम करेंगे कि इंक्रीज होंगी ओवर टाइम, जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो भी है। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर होगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं वो, यानी अगर इन्वेंट्री की जो एंट्री है वो ईयर एंड पर इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट वाली होगी। अब वो कह रहे हैं कि स्टेट द इफेक्ट कि या तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या नो इफेक्ट हुआ है। ईच ऑफ द अबव चेंजेस, ये जो 3 चेंजेस हैं पॉलिसीज की, इनको बताना है ऑन द रेशोज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फॉर्मेट ये वाला यूज करना है जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए इसी फॉर्मेट के अंदर ही फॉर्मेट यही बना रहने देते हैं और इसी के अंदर हम जो अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट जाहिर बात है कि डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करूंगा और डायरेक्ट इंक्रीज वगैरह बताऊंगा तो उसको समझना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग वे में जाकर यहाँ पर करेंगे, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 18 मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए हैं, तो होपफुली कि हमारी ये टोटल वीडियो स्टिल 18 मिनट से कम में कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम वन बाय वन जरा हर पॉलिसी पर बात करते हैं। पहली ये कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर लेकर जाएंगे, तो पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी एंट्री एज सच क्या होगी। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि वैल्यूज हमने कहा कि इंक्रीज हो रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी और गेन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। दूसरी जो पॉलिसी है कि कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर चले जाएंगे, तो फिर जाहिर बात है कि जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और फिर ओसीआई के अंदर गेन रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस के बजाय। लेकिन गेन चाहे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो, गेन चाहे ओसीआई में रिकॉर्ड हो, दोनों सूरतों में इक्विटी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस से रिटर्निंग बढ़ जाएगी और ओसीआई से रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस बढ़ जाएगा इक्विटी में। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल में तो डेप्रिसिएशन नहीं होती, बट रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन भी होती है और एसेट जब अपवर्ड रिवैल्यू होगा तो कुछ डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज होगी। तो डेप्रिसिएशन के चार्ज होने से थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज होगा और इक्विटी में भी थोड़ा सा डिक्रीज आएगा। गेन ज़्यादा होगा, डेप्रिसिएशन थोड़ी सी होगी। तो इसी तरह एसेट में जो इजाफा है वो ज़्यादा होगा, जबकि डिक्रीज बिल्कुल मामूली सा होगा, सम होगा। तीसरी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं कि इन्वेंट्री वेटेड एवरेज से FIFO पे जाएंगे, तो FIFO में क्योंकि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो बाद में खरीदी हुई इन्वेंट्री आपके स्टॉक का हिस्सा बनती है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्राइसेस तो इंक्रीज हो रही होंगी ओवर द टाइम, तो जो इन्वेंट्री बाद में खरीदी होगी वो ज्यादा वैल्यू की होगी और FIFO में बाद वाली इन्वेंट्री आपके स्टॉक का हिस्सा बनती है। तो आपकी जो इन्वेंट्री की पॉलिसी चेंज करने से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। अब इससे हमारी क्वेश्चन के ऊपर इंपैक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इन्होंने यहाँ पर हमें 5 रेशोज दी हुई हैं, तो हमें इन रेशोज का फार्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो हम इन रेशोज को और इनके फार्मूले को समझाने के लिए सिर्फ सामने रख लेते हैं। एग्जाम में आपके लिए इस तरीके से करना जरूरी नहीं है। एग्जाम में तो बस आप ये जो टेबल बना हुआ है इसी तरह का टेबल बनाकर उसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट लिख दें, अगर करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन समझने के लिए हम फार्मूला सामने रख रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, ये इस पे हम इंपैक्ट देखेंगे सबसे पहले हमारी इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन का, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी नॉन करंट एसेट्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट और लॉस में गेन रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इक्विटी भी बढ़ेगी। तो
अगर हम इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखें तो पहली रेशो के अंदर नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सेल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। रिटर्न ऑन एसेट के अंदर प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट फार्मूला होता है जिसमें प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जबकि सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जब सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो ओवरऑल जब आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है यानी न्यूमरेटर को आप चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर इंक्रीज, मतलब यहां पर हम रेशो के अंदर जवाब लिख सकते हैं कि रेशो भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी रेशो में जाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा लेकिन साथ ही क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो रही है तो नॉन करंट एसेट भी इंक्रीज होंगे। अब यहां पर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो न्यूमरेटर का इफेक्ट ये होगा कि रेशो बढ़ेगी, लेकिन डिनोमिनेटर के बढ़ने से इफेक्ट ये होगा कि रेशो कम होगी। लेकिन इसमें से फिर हम देखते हैं कि अमूमन लोअर फिगर क्या होती है, तो प्रॉफिट की फिगर कम होती है, एसेट की फिगर ज्यादा होती है, इसलिए वो वाला इफेक्ट प्रोपोर्शन वाइज ज्यादा होगा जो कि प्रॉफिट की फिगर का है। तो प्रॉफिट की फिगर इंक्रीज होगी, इससे रिटर्न ऑन एसेट्स भी हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर देंगे। तीसरी रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड। वंस अगेन अगर आप नोटिस करें तो हम वही बात कर रहे हैं कि जी प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि गेन रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट और लॉस में गेन रिकॉर्ड होने से हमारी रिटेन अर्निंग्स बढ़ेंगी यानी इक्विटी जो है वो भी बढ़ जाएंगी। वंस अगेन क्या इक्विटी की अमाउंट ज्यादा होती है या प्रॉफिट की? इक्विटी की अमाउंट ज्यादा होती है। लोअर अमाउंट कौन सी होती है? प्रॉफिट वाली। तो उसका इफेक्ट देखेंगे हम कि जब सेम अमाउंट से चेंज आ रहा हो तो उस साइड का इफेक्ट देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो लोअर अमाउंट हो, क्योंकि वो प्रोपोर्शन वाइज ज्यादा चेंज आता है। 1000 रुपए में 100 रुपए बढ़ेंगे तो दैट इज जस्ट 10% इंक्रीज, लेकिन अगर 100 रुपीज में 100 रुपीज बढ़ेंगे तो दैट इज 100% इंक्रीज। तो ये आपका प्रॉफिट वाला इंपैक्ट होगा कि ये रेशो इंक्रीज कर जाएगी। फोर्थ रेशो है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। अब इसमें जो एंट्री आप यहां देख रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म डेट में कोई चेंज नहीं आएगा, अलबत्ता इक्विटी बढ़ जाएगी। अब डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर क्योंकि आपके फ्रैक्शन में बिलो द बार है तो इसके इंक्रीज होने से रेशो इनफैक्ट आपकी डिक्रीज होगी, इसलिए हम यहां पर आंसर में आप नोटिस करें कि डिक्रीज लिखेंगे। लास्ट रेशो की तरफ आए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पर लेकर जाने से आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पर तो दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा आंसर भी होगा नो इफेक्ट। अब जब हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कवर कर लिया तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पर जा रहा है, तो हमने ये दो एंट्रीज कवर करनी है। सबसे पहले जाहिर बात है कि जो गेन है वो प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, गेन रिकॉर्ड होगा ओसीआई में। हाँ, डेप्रिसिएशन जो थोड़ी सी भी होगी वो प्रॉफिट में जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट स्लाइटली डिक्रीज होगा। अलबत्ता यहां पर भी कोई एंट्री ऐसी नहीं है जो सेल्स को अफेक्ट करे। जब प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स की रेशो भी डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जब आप ये एंट्री पास करेंगे तो इससे आपका प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज होगा, जबकि एसेट्स क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, ये देखिए नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो आपके टोटल एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो प्रॉफिट के कम होने का इफेक्ट भी ये होता है कि आपकी रेशो कम होगी, और नीचे जो डिनोमिनेटर टोटल एसेट्स का है उसके बढ़ने से भी आपकी ओवरऑल रेशो कम होगी, तो यहां पे भी हमारा आंसर डिक्रीज होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड पर जाएं तो बिल्कुल रिटर्न ऑन एसेट की तरह उसमें भी देखें प्रॉफिट के अंदर आपका स्लाइड डिक्रीज होगा, जबकि इक्विटी के अंदर आपका ओसीआई की वजह से इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट वाली फिगर भी इंडिकेट कर रही है कि रेशो कम जाएगी, और डिनोमिनेटर में इक्विटी बढ़ेगी उससे भी ये रेशो कम हो जाएगी, तो यहां भी हमारा आंसर डिक्रीज होगा। फिर डेट इक्विटी रेशो की बात करें तो देखें लॉन्ग टर्म डेट तो इन्वॉल्व नहीं है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इक्विटी बढ़ जाएगी। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल रेशो डिक्रीज हो जाएगी। वंस अगेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल लेकर जाने में कोई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करंट रेशो के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए, लास्ट पॉइंट की तरफ अब चलेंगे। इन्वेंट्री वेटेड एवरेज टू फाइफो पे की हमने, तो इन्वेंट्री यानी करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा, और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होगी, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो बाद में रिटेनिंग और इक्विटी भी बढ़ जाएगी। अब जिस तरह हमने बात की कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो के अंदर प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा, सेल्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो नेट प्रॉफिट के बढ़ने से हमारी रेशो भी यहां पर आप देखेंगे इंक्रीज हो जाएगी। रिटर्न ऑन एसेट के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स बढ़ने के साथ साथ हमें थोड़ा सा एक इफेक्ट और भी नजर आ रहा है, और वो इफेक्ट ये नजर आ रहा है कि हमारे टोटल एसेट्स, जाहिर बात है इन्वेंट्री भी तो एसेट्स में, तो टोटल एसेट्स भी बढ़ेंगे।
अब वंस अगेन सवाल ये पैदा होता है कि जी प्रॉफिट की फिगर ज्यादा होती है या टोटल एसेट्स की? टोटल एसेट्स की फिगर ज्यादा होती है, तो लोअर प्रॉफिट की फिगर होती है, तो सेम अमाउंट का जब फर्क पड़ेगा तो आपने प्रॉफिट वाले को फोकस करना है। तो प्रॉफिट में इंक्रीज मतलब रेशो भी इंक्रीज होनी चाहिए। सेम इम्पैक्ट जो है वो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा होगा, जबकि थोड़ा सा इजाफा इक्विटी में भी होगा, वही जो प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से होगा। बट वंस अगेन लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ये बड़ी फिगर होती है प्रॉफिट इसके मुकाबले में, अमूमन 10, 20, 30% फिगर होती है, तो छोटी फिगर होती है, तो उसके इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे। यानी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो रेशो भी इंक्रीज हो रही होगी, न्यूमरेटर को फोकस करेंगे। डेट इक्विटी रेशो में वंस अगेन प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से स्लाइटली इक्विटी के अंदर इजाफा होगा, जबकि लॉन्ग टर्म डेट में कोई चेंज नहीं है, तो इक्विटी बढ़ेगी जो कि डिनोमिनेटर है, तो इससे रेशो हमारी डिक्रीज होगी। अब यहां पर इस वाली जगह पर अगर आप देखें तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही है, इन्वेंट्री के बढ़ने से हमारे करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, जबकि करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो करंट एसेट्स के बढ़ने से हमारी करंट रेशो भी जो है वो बढ़ जाएगी, तो यहां पर हम इंक्रीज लिखेंगे। तो आप इस अप्रोच को फॉलो करते हुए, अब ये जो हमने साइड पर वर्किंग्स की, ये वर्किंग्स जरूरी नहीं कि आप इसी स्टाइल में करें, लेकिन आप किसी भी स्टाइल में करें, चाहे अपने जहन में इसको इन फैक्टर्स को सोचकर आप फाइनल आंसर लिख दें, लेकिन ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इवेल्युएट करते हैं कि पॉलिसीज के चेंज होने से हमारी रेशोज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।